हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इनसाइड फार्मा यूट्यूब चैनल पर। जैसा मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि आज से हम यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, सो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर प्रिपरेशन सीरीज़ ऑफिशियली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको ड्रग इंस्पेक्टर के रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन गाइड करूँगा और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रिक्स सब कुछ डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, ये पहला वीडियो है इस ड्रग इंस्पेक्टर सीरीज़ का, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूपीएससी सीडीएससीओ जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, है ना, उसके स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चंस, वो मैं पहले आज डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का ये जो पहला लेक्चर है बच्चों, ये बेसिकली उन्हीं स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। ये पार्ट 1 है। इसके और भी अपकमिंग में, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चंस हैं उनको मैंने डिवाइड कर दिया 50-50 करके, तो और भी आपको इसके बाद वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर मैं 2015 के ही क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर पेपर सब मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि हर क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट, आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर, एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या और आ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। मेरा ये मानना है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, राइट। क्योंकि ये हमें एग्ज़ाम का पैटर्न और यूपीएससी की थिंकिंग दोनों समझाता है कि एग्जामिनर एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। तो आप अगर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, राइट, या फिर किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की जैसे रेलवे, एम्स, इसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और लास्ट में अगर वीडियो को पूरा देखना और 1.5x स्पीड बढ़ा के देखना, है ना। अगर आप लोग इजीली कैच कर पाते हो चीज़ें तो स्पीड बढ़ा के देखना, मैं यही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर समझ में आया हो, आपको पसंद आए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब से ड्रग इंस्पेक्टर की कंप्लीट प्रिपरेशन इसी चैनल पर होने वाली है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिए यहाँ पर, हैव अ लुक। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, सब में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखने को मिलता है, एक्सेप्ट किस में नहीं मिलता है, ये पूछने को मिला है। ऑप्शन देख लीजिए, लेट्स हैव अ लुक। सैलिसाइलेट्स, बारबिचुरेट्स, फेनिटोइन या इथेनॉल। तो जब भी मैं बात करता हूँ बारबिचुरेट्स की, तो बारबिचुरेट्स के केस में ना आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखने को मिलेगा। बाकी सब में आपको देखने को मिलेगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जैसे सैलिसाइलेट्स, फेनिटोइन, इथेनॉल। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सिर्फ आपको मोस्टली बारबिचुरेट्स ही फॉलो करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रो ड्रग, कौन सा इसमें से प्रो ड्रग नहीं है। तो ऑप्शंस देख लिए, ऑप्शन देखिए, क्लोरल हाइड्रेट, डायज़ेपम, एनालाप्रिल, ऑक्स कार्बाजेपिन। तो ये एक प्रो ड्रग है, ये भी एनालाप्रिल भी प्रो ड्रग है, क्लोरल हाइड्रेट भी प्रो ड्रग है, लेकिन ये एक एक्टिव ड्रग है। डायज़ेपम जो है वो एक्टिव ड्रग है, इट इज़ एन एक्टिव ड्रग, ठीक है। तो बी प्रो ड्रग नहीं है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखो, ये बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, इनमें से कौन सा प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। ऑप्शंस देखिए, मॉर्फिन, लिथियम, वारफेरिन, हिपैरिन। तो हिपैरिन जो है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या साइज़ जो है इसका, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है, इसका लार्ज मॉलिक्यूलर साइज़ होता है, और ये इसी वजह से प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, अगला बोला द एविडेंस विच इंडिकेट्स दैट अ ड्रग इज स्टोर्ड एक्स्ट्रा वस्कुलरली। तो क्या एविडेंस बताता है कि ड्रग जो है वो स्टोर हो रहा है एक्स्ट्रा वस्कुलरली। तो बेसिकली अगर आप देखो इसमें से, अगर लार्ज अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो ये बेसिकली बताता है कि जो एक्स्ट्रा एक्सटेंसिव टिश्यू है या एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो लार्ज अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी गिवन सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इनमें से कौन सा ड्रग सेफली दिया जा सकता है। तो ऑप्शंस देखिए, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन, थैलिडोमाइड या प्रीमाक्विन। तो इसमें से अगर आप देखो तो इनमें से क्लोरोक्विन जो है उसको कंसीडर किया जाता है सेफ़। देखो ये सब में अगर आपने देखा होगा एंटी मलेरियल ड्रग्स में पढ़ा होगा ये सब,
लेकिन क्लोरोक्विन एक ऐसा है जो कि सेफ माना जाता है प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग द मलेरिया ट्रीटमेंट, तो दिस इज सेफ, राइट। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, लिग्नोकेन जो है, लिग्नोकेन इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किस चीज़ के ट्रीटमेंट में लिग्नोकेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर आर्ट्रियल फ्लटर, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन या फिर PSVT, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो जब भी हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखिए तो ये थोड़ा सा ये होना चाहिए लिडोकेन, नॉट लिग्नोकेन, लिडोकेन, ठीक है। लिडोकेन जो है एक तरीके का क्लास 1B एंटी अरिथमिक ड्रग है, इसको वेंट्रिकुलर अरिथमिया के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड इन AV ब्लॉक, ठीक है। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में कौन सा ड्रग दिया जाता है, ऑप्शंस देख लीजिएगा। तो कभी भी हम बात करते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ड्रग को ब्लॉक करने के लिए, AV ब्लॉकर की बात करें तो इनमें से कौन सा होता है, आइसोप्रिनालिन। आइसोप्रिनालिन जो है, जो कि ऑप्शन ए है, ये इंक्रीज़ कर देता है हार्ट रेट को, ठीक है, और इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ टू ब्लॉक दी आर्टियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकर, इट इज़ यूज्ड एज आर्टिकुलोवेंट्रिकुलर ब्लॉकर, ठीक है, या ब्रेडिकार्डिया आप बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कॉज, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है इसमें से क्या कॉज करता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जांपल कोई बताएगा, यस, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली रीनल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है ना। तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी इसका ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अगला देखिए, इन UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द लाइट सोर्सेज, लाइट सोर्स क्या होता है UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के केस में, इन यस बिल्कुल, ड्यूटेरियम लैम्प जो होता है, ड्यूटेरियम लैम्प ये होता है UV लाइट सोर्स इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों UPSC ड्रग इंस्पेक्टर 2015 वाले पेपर में, तो ये अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इज बेस्ड ऑन, IR स्पेक्ट्रा की जब बात करते हैं तो उसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, ऑप्शंस देखिए, ए इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, रेजोनेंस, डिसोसिएशन, मॉलिकुलर वाइब्रेशंस। तो मॉलिकुलर वाइब्रेशंस के ऊपर ही जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली वही मेजर करता है, मॉलिकुलर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस को ही मेजर करता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, विलियमसन सिंथेसिस जो है किसकी प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ईथर की प्रिपरेशन के लिए, ईथर की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कीटोकोनाजोल स्ट्रक्चर कंटेन, कीटोकोनाजोल जो है इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कौन सी रिंग होती है, तो इमिडाजोल रिंग होती है, इमिडाजोल रिंग होती है, ध्यान रखिएगा। ये एंटी फंगल की कैटेगरी में आते हैं ये सब ना, एंटी फंगल ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। इमिडाजोल इसकी मेन रिंग होती है, न्यूक्लियस रिंग। नेक्स्ट देखो, वाइटामिन कंटेनिंग स्टीरॉयडल मोइटी, इनमें से कौन सा वाइटामिन है जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में स्टीरॉयडल आपको केमिकली उसको देखने को मिलेगा, स्टीरॉयडल मोइटी कंटेन करता है। तो बच्चों ये याद रखना कि जो विटामिन डी होता है ना, इट हैज़ स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर, है ना, सेकोस्टीरॉयड है ना, इसीलिए स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर किसमें, विटामिन डी के केस में। नेक्स्ट देखो, ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट जो है वो एम्प्लॉय किया जाता है किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ड्रैगन ड्रॉफ जो है बेसिकली अल्कलॉइड्स के लिए, अल्कलॉइड के जो जनरल टेस्ट में हमें पता है ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट भी करते हैं, ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो अल्कलॉइड इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला देखो, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग इज टेरिडिन रिंग सिस्टम प्रेजेंट, इनमें से किसमें टेरिडिन रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो टेरिडिन रिंग स्ट्रक्चर जो होता है फॉलिक एसिड के केस में देखना, तो फॉलिक एसिड ही कंटेन करता है ये टेरिडिन रिंग, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अमीनोफाइलिन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अमीनोफाइलिन किसका कॉम्बिनेशन है, अमीनोफाइलिन बेसिकली कॉम्बिनेशन है, ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है अमीनोफाइलिन जो बेसिकली इम्प्रूव कर देता है थियोफाइलिन की सॉल्युबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, थियोफाइलिन तो होगा ही होगा, थियोफाइलिन दो ऑप्शन में
इसमें भी दे रखा थियोफाइलिन, इसमें तो है ही नहीं तो उसको हटा दो, ठीक है। थियोफाइलिन के साथ साथ इथाइलिन डाइअमीन भी होता है ना। तो यहाँ पर इथाइलिन डाइअमीन दे रखा है ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अमीनोफिलिन जो है एक कॉम्प्लेक्स है जो बेसिकली इम्प्रूव कर देता है इस थियोफिलिन का सॉल्युबिलिटी। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, प्यूरिन रिंग सिस्टम इज़ अ फ्यूजन ऑफ, ऑप्शन देखिए। तो प्यूरिन रिंग सिस्टम बेसिकली किसका फ्यूजन है? प्यूरिन रिंग सिस्टम जो है दैट इज़ अ फ्यूजन ऑफ पायरिमिडीन और इमिडाजोल, है ना। प्यूरिन कंसिस्ट क्या करता है? एक फ्यूज्ड पायरिमिडीन और इमिडाजोल रिंग। तो पायरिमिडीन और इमिडाजोल रिंग देखो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखो, फ्यूरोसिमाइड कंटेन्स द फॉलोइंग हेट्रोसाइकिल। कौन सा हेट्रोसाइकिल होता है बेसिकली फ्यूरोसिमाइड में? तो नाम से ही देखना फ्यूरान होगा, है ना। फ्यूरोसिमाइड में क्या होगा? फ्यूरान रिंग होगा। अगला देखो, टर्म ऑफ एवरी पेशेंट इन इंडिया अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग इज, ठीक है। डेट ऑफ फाइलिंग से कितना टर्म होता है हर एक इंडियन पेटेंट, एवरी पेटेंट इन इंडिया? तो बेसिकली ये होता है 20 ईयर्स का, 20 ईयर्स का इंडियन पेटेंट जो है वो 20 ईयर्स डेट ऑफ फाइलिंग, जिस दिन फाइल किया आपने। जैसे आप आज कितने तारीख है? आज जैसे फॉर एग्जांपल 19 जुलाई है, तो अभी से 20 साल तक ये वैलिड रहेगा। आप अगर आज आपने फाइल करवाया ये पेटेंट, तो ये अभी से 20 साल तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है, फिलिंग डेट से। तो इंडियन पेटेंट्स की वैलिडिटी याद रखना 20 ईयर्स का होता है, तो 20 ऑप्शन सी में दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। रेलॉक्सिफिन इज़ इंडिकेटेड फॉर यूज़ इन, किसके यूज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं? रेलॉक्सिफिन का इसका इस्तेमाल करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के केस में, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है सी, ठीक है। जब मीनोपोज हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है 45-50 की एज में, तो उसके बाद फीमेल्स के केस में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। अगर ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो यहाँ ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, नॉट बढ़ता है। ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से क्या होता है, इनके केस में, फीमेल्स के केस में बोन की डेंसिटी बहुत तेज़ी से कम होती है, तो इस वजह से बेसिकली फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये रेलॉक्सिफिन जो है, रेलॉक्सिफिन क्या है तरीके का? सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, SERM, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा इज़ ए। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा देखो एंटीबॉडी ही है ये। एंटीबॉडीज़ 5 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास में भी, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक है। तो IgG जो है इज़ ए, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में दे रखा है देखो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है तो सीधा DNA दे दिया, RNA दे दिया सेकंड ऑप्शन राइबोन्यूक्लिक एसिड, देन C प्रोटीन, और D जो है लिपिड दे रखा है। तो भाई एंटीबॉडीज़ का नेचर क्या होता है? प्रोटीनिशियस नेचर के तो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ऑप्शन C होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शेड्यूल X ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स डील्स विद, किससे डील करता है शेड्यूल X? तो शेड्यूल X जो है दे बेसिकली डील विद द हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ठीक है। जैसे कि आप जो नारकोटिक या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है ये। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखिए तो ऑप्शंस के हिसाब से लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर हैबिट फॉर्मिंग एंड लाइकली टू बी मिसयूज, तो ये कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स बेसिकली इसमें क्या क्या आते हैं? नारकोटिक्स, है ना, साइकोट्रॉपिक, ये सब आते हैं, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोमेरुलर, ये देखो यहाँ पर क्रिएटिन क्लियरेंस इज यूज टू मेजर यूज एज अ मेजरमेंट ऑफ, क्रिएटिन क्लियरेंस जो है किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली इसको यूज़ करते हैं, क्रिएटिन जो है ये क्रिएटिन का क्लियरेंस जो है वो GFR को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बेसिकली एस्टिमेट करता है ना। तो GFR दे रखा है ऑप्शन सी में। GFR पता है ना 1 मिनट में, मतलब हमारे बॉडी के केस में कितना होता है? 125 ml, ठीक है, 125 ml होता है।
एक दिन में अपनी किडनी कितना यूरिन फिल्टर करती है, 180 लीटर। इसमें से 99% जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, 1% यूरिन के फॉर्म में रिलीज होता है। नेक्स्ट जो है अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटेरिक पॉलीमर, इनमें से कौन सा एंटेरिक पॉलीमर है? तो ऑप्शन देखिए, हाइड्रोक्सी प्रोपिल सेल्यूलोज थैलेट, ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है। सबसे कॉमन तो यही हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज थैलेट एक सबसे कॉमन एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर है, ठीक है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ सही दे रखा है। अगला देखो, इंग्रेडिएंट दैट मे बी यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट, इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट सस्पेंडिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसमें से अगर आप देखो, सोडियम लोराइल सल्फेट, लैक्टोज, मिथाइल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, तो इसमें से मिथाइल सेल्यूलोज जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ सस्पेंडिंग एजेंट। अच्छा अगला देखो, मीफेप्रिस्टोन इज़ यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ, किसके मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं, किसको मैनेज करने के लिए मीफेप्रिस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है? तो एमटीपी के केस में बेसिकली देखा होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के केस में इस ड्रग का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, मीफेप्रिस्टोन, है ना। तो ये क्या है एक तरीके का, ये क्या है एक तरीके का, ये एक एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इन एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ऑप्शन सी है। अगला है which one of the following drug is an antagonist to NK1 receptors and used to prevent or reduce chemotherapy induced nausea and vomiting, ठीक है, तो कौन सा इसमें से ड्रग है जो कि NK1 रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट है और वो कीमोथेरेपी की वजह से नोजिया वॉमिटिंग होती है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो वो क्या है बेसिकली, दैट इज़ यस एप्रीटेंट, यस एप्रीपिटेंट, ये बेसिकली यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी एप्रीपिटेंट, ये जो है बेसिकली ये एक तरीके का इट्स अ NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, हमें पता है, ठीक है, इस सिक्रीटेड बाय, कौन सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन को, पता है ना, किडनी जो है इसके ऊपर होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसके दो रीजन्स हैं, एक आउटर रीजन और एक अंदर वाला रीजन, ठीक है, अंदर वाला रीजन। जो आउटर वाला रीजन होता है ना, जो आउटर वाला रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, आउटर रीजन इज कॉल्ड एज एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला रीजन है उसको क्या बोलते हैं, एड्रीनल मेड्यूला। अब कॉर्टेक्स के भी 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी, जोना सब में लगा देना, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा, जोना रेटिकुलारिस, ठीक है, ये 3 लेयर्स होती है। अब ये तीनों जो लेयर्स हैं, ये तीनों लेयर्स बेसिकली कुछ सिक्रीट कर रही होती है ना। तो जोना ग्लोमेरुलोसा वाला जो लेयर है एड्रीनल कॉर्टेक्स का, ये सिक्रीट करती है एल्डोस्टेरोन, क्या सिक्रीट करती है, एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर, बाइगुआनाइट्स की बात हो रही है, दे एक्ट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट, ठीक है, किस किस मैकेनिज्म से काम करते हैं, ये छोड़ के आपको बताना है, किससे नहीं करते इसका मतलब पूछा है इनडायरेक्टली, देख रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछा है, एक्सेप्ट कौन से नहीं करते इसका मतलब, तो इंक्रीज़ करते हैं ग्लाइकोलिसिस, सही बात है, इंक्रीज़ करते हैं ग्लाइकोलिसिस, इंक्रीज इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज, इंसुलिन की रिलीज़ पेनक्रियाज से कभी भी ये इंसुलिन की रिलीज़ जो है वो नहीं करवाते पेनक्रियाज से, है ना। बाइगुआनाइट्स जैसे मेटफॉर्मिन एक एग्जांपल है, मेटफॉर्मिन तो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है ना, ये कभी भी इंसुलिन का सिक्रीशन स्टिमुलेट नहीं करती है, तो ये गलत हो गया, दिस इज़ नॉट द मैकेनिज्म। हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज कर देती है, सही बात है, इंक्रीज कर देती है इंसुलिन बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर, सही बात है, क्या नहीं करती, ऑप्शन बी। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इनमें से कौन सा इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग है, ग्लार्जिन, लिस्प्रो, एस्पार्ट और
ग्लूलिसिन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है? तो इसमें से एक ग्लार्जिन एक ऐसा है जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। थायरॉक्सिन किससे सिंथेसाइज होता है? थायरॉक्सिन आपको पता है बहुत सारे अमीनो एसिड्स हमने किए थे, उसमें से जो टायरोसिन होता है उसी से थायरॉक्सिन जो है आगे चल के सिंथेसाइज होता है। तो टायरोसिन ऑप्शन बी में है। टायरोसिन एक तरीके का क्या है? एक तरीके का एरोमेटिक अमीनो एसिड है। और कौन कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड बताओ? टायरोसिन तो है ही, इसके अलावा क्या क्या है? ट्रिप्टोफैन है, फिनाइल एलेनिन। इसको याद करने के लिए ना मैं कुछ आपको एक निमोनिक बताता हूँ, ATPT याद रखना। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से हो गए? टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, इससे याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। अगला देखो, मीज़ोप्रोस्टॉल ये क्या है? मीज़ोप्रोस्टॉल क्या है? मीज़ोप्रोस्टॉल जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर E1 ऑप्शन ए में दे रखा है। अगला देखो क्या दे रखा है? CPCSEA डील्स विद, किससे डील करता है ये? CPCSEA तो बेसिकली एथिकल यूज़ हो लेबोरेटरी एनिमल्स का, ठीक है, उससे ये डील करता है। बेसिकली ये रेगुलेट करता है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एथिक्स को, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन अगर आप देखो तो ऑप्शन यहाँ पर डी ज़्यादा बेटर लग रहा है, एथिकल इश्यूज़ ऑफ द यूज़ ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स, ठीक है। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखो, कोई मुझे CPCSEA का फुल फॉर्म बताएगा? CPCA जल्दी से कमेंट भी कर दो। CPCSEA, yes, it is basically Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animal, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सेरेंडिपिटी इज ऑप्शंस देखिए, सीरियस एडवर्स इवेंट्स, टॉक्सिसिटी, ऑब्जर्वेशन बाय चांस या एनाफिलेक्टिक शॉक। सेरेंडिपिटी जो होता है बेसिकली ऑब्जर्वेशन बाय चांस, ठीक है। सेरेंडिपिटी का मतलब ये होता है एक फॉर्चुनेट एक्सीडेंट डिस्कवरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बाय चांस ऑप्शन सी हो गया। अगला देखो, वंस अ वीक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ which one of the following drug has prophylactic activity against bacteremia caused by Mycobacterium avium complex in AIDS patients, ठीक है। तो इसमें से अगर आप देखो तो ज़्यादा एक्यूरेट जो है दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ अजिथ्रोमाइसिन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, clinical trials for the import and manufacture of new drugs are to be carried out as per options देखिएगा, है ना। क्लिनिकल ट्रायल्स इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग के लिए अगर करना है तो कौन सा स्केड्यूल या गाइडलाइंस के अंदर आएगा? सो दैट कम्स अंदर स्केड्यूल वाई। क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली इन इंडिया फॉलो स्केड्यूल वाई। अगला देखो, फेज़ 4 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स इज परफॉर्म्ड। ऑप्शन देखिए, फेज़ 4 जो है बेसिकली दैट इज़ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, है ना। आफ्टर ड्रग अप्रूवल फेज़ 4 इज़ बेसिकली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, ये आफ्टर ड्रग अप्रूवल होगा, है ना। ये परफॉर्म कब करेंगे? एक बार ड्रग अप्रूव हो जाए तभी तो होगा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखो, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे ये काम करता है GLP? सो इट बेसिकली वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ OECD गाइडलाइंस, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो OECD गाइडलाइंस ऑप्शन बी दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर GLP सर्टिफिकेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्काइविंग द डेटा एंड सैम्पल्स इन द क्लिनिकल ट्रायल इज़ विद, ठीक है। डेटा और जो सैम्पल्स हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के उनको आर्काइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? who basically has this who is responsible for this, जो इसको आर्काइव करेगा डेटा वगैरह सैम्पल्स जो क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान इकट्ठे हुए हैं।
तो बेसिकली दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूजफुल इन प्रोफिलिक्सिस ऑफ माइग्रेन? माइग्रेन की प्रोफिलिक्सिस के लिए कौन सा ड्रग लिया जाता है, मतलब दिया जाता है? तो दैट इज़ बीटा ब्लॉकर होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी था क्लास में, है ना। प्रोपेनोलॉल जो है यहाँ पर दे रखा है क्या? नहीं, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ दे रखा है ऑप्शन सी में। प्रोपेनोलॉल जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है माइग्रेन प्रोफिलिक्सिस के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट प्राइमरीली एलिमिनेटेड थ्रू किडनी? इनमें से कौन सा ड्रग किडनी से प्राइमरीली एलिमिनेट नहीं होता है? तो अगर इसको देखो तो ऑप्शंस दे रखा है सिफोटेक्सिम, सिफोपेराजोन, जेंटामाइसिन और बेंजाइल पेनिसिलिन। तो अगर इसमें देखो तो सिफोपेराजोन जो है ये बेसिकली बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है ना, यूरिन के थ्रू नहीं होगा। तो दिस बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है, और बाइल बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ही आता है, नॉट विद द यूरिन। 42 को देखो तो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक्स डज नॉट प्रोलॉन्ग QTC इंटरवल? इनमें से कौन सा बेसिकली एंटीहिस्टामिनिक जो है जो प्रोलॉन्ग नहीं करता QTC इंटरवल को? तो ऑप्शंस देखिएगा इसमें, तो टेरफेनाडिन, उसके बाद मीजोलेस्टिन, एस्टिमिजोल और इबास्टिन। तो इसका इबास्टिन जो है इसका सबसे मिनिमल QT प्रोलॉन्गेशन रिस्क होता है कंपेयर टू द ओल्डर एंटीहिस्टामिन्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक ड्यूरिंग एनेस्थीसिया? इनमें से कौन सा ड्रग ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, हार्ट ब्लॉक करने के लिए किया जाता है ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया? सो इसमें से देखो एट्रोपिन, एप्राट्रोपियम या फिर प्रोपेंथिलिन या ग्लाइकोपाइरोलेट, इसमें से कौन सा ड्रग है? दैट इज़ एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखो, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स विल रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन आफ्टर सिंगल डोज ऑफ? इसमें से कौन सा एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो बॉडी में लंबे समय के लिए रहता है एक डोज के बाद भी? ऑप्शंस देख लीजिएगा। तो देखो ऑप्शंस अगर आप देखो तो बेंजाथीन पेनिसिलिन जो है इट इज़ अ रिपोजिटरी पेनिसिलिन विद प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, है ना। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को टू प्रिवेंट स्पाइना बिफिडा? तो यहाँ पर देखो फॉलिक एसिड दिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये बेसिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे कि स्पाइना बिफिडा जैसे प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है फॉलिक एसिड, है ना। नेक्स्ट जो है, फॉर द इराडिकेशन ऑफ पाइलोरी वाइवेक्स मलेरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज? पी वाइवेक्स मलेरिया की इराडिकेशन के लिए कौन सा बेसिकली ड्रग दिया जाता है ना। तो प्रिमाक्विन जो है वो इरेडिकेट करता है हिपैटिक हिप्नोजॉइड्स, किसके? पाइलोरी वाइवेक्स के, पाइलोरी कह रहा हूँ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के, है ना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यही एक ऐसा है प्रिमाक्विन जो हिपैटिक हिप्नोजॉइड्स को इरेडिकेट करता है, किसके? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के। तो प्रिमाक्विन इज द करेक्ट आंसर। मॉर्फिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स एक्सेप्ट? मॉर्फिन के एडमिनिस्ट्रेशन से सारे इफेक्ट हो सकते हैं एक्सेप्ट बोला, यानी क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो डायरिया नहीं हो सकता, मायोसिस हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। डायरिया कैन नॉट हैपन, है ना, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है मॉर्फिन का, डायरिया। तो यहाँ पर मॉर्फिन की वजह से कॉन्स्टिपेशन ज़रूर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फिलेरियासिस। फिलेरियासिस का दूसरा नाम एलिफेंटियासिस, ठीक है। किससे होता है? फिलेरियल वॉर्म, वुचेरेरिया, 2 स्पीशीज़ थी, क्लास में पढ़ा था, बैनक्रॉफ्टाई और वुचेरेरिया मलाए, ठीक है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा था?
यस, डाई इथाइल कार्बामाजिन, याद रखना, डाई इथाइल कार्बामाजिन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है लिम्फेटिक फिलारियासिस के लिए। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स विद एन ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन दैट ऑफ द ब्लड और 0.9 सोडियम क्लोराइड आर रेफर्ड टू, जिसका बेसिकली ब्लड या फिर 0.9 NaCl 0.9% NaCl से कम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उन पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है, यस, उनको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका कम होता है इस ब्लड से या फिर 0.9% NaCl से। हाइपोटोनिक ज़्यादा है, हाइपोटोनिक इक्वल है आइसोटोनिक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट, पार्ट 1 का लास्ट है ये, उसके बाद अगले पार्ट में नेक्स्ट 50 करेंगे। माइक्रोडोजिंग स्टडीज़ आर डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, माइक्रोडोजिंग स्टडीज़ जो है वो बेसिकली इनमें से कौन से फेज़ ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले किया जाता है? तो ये याद रखना, जो फेज़ बेसिकली आपका 1 है माइक्रोडोजिंग, इसकी स्टडीज़ की जाती है, माइक्रोडोजिंग स्टडीज़ की जाती है, ये कंडक्ट किया जाता है फेज़ 1 से पहले ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, और माइक्रोडोजिंग स्टडीज़ को जनरली वैसे ऐसा हम दिखाते नहीं है फेज़ 0, बट फेज़ 0 बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्पीड बढ़ा के देखा होगा, क्योंकि आपको करेक्ट आंसर और रीज़न समझना है। ठीक है, स्पीड बढ़ा के करो 1.5, आपके अपने हिसाब से 0.5 1.5 वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे ही और अपकमिंग वीडियोस के लिए ज़रूर से आप बने रहिए इनसाइट फार्मा यूट्यूब चैनल पर। और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2015 के ऑफिशियल पेपर में आए थे वो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।